एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन अचीवर्स एकेडमी माई सेल्फ सीमा। और जैसा कि हमने 11th की एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है और उसका 4th टॉपिक हमने शुरू किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का जो नाम है वो है इस्लाम का उदय और विस्तार। ठीक है, तो इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में हमने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो जानकारी है वो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ी है कि कैसे कैसे उनका उदय होता है, किसके द्वारा, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा 612 ईस्वी में, कब तक चलता है, कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। आगे हमने जो पढ़ा था वो कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि जो मदीना उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी, मक्का धार्मिक केंद्र बन गया था। ये चीज़ें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है हमारा खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। देखो, अभी पैगंबर मोहम्मद का टाइमिंग चल रहा है और पैगंबर मोहम्मद से रिलेटेड बातें हमने पढ़ी है। ठीक है, उसकी जो यात्रा है उसको हज यात्रा बोला गया, और उसकी जब स्टार्ट की यात्रा तो जो कैलेंडर बनाया गया उसको हिजरी सम्मत बोला गया। वो चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं कि उसके मरने के बाद जो स्टार्टिंग होती है खलीफा होती है। जैसे किसी के फादर की मतलब डेथ हो जाती है, उसके बाद वो अपने चीज़ों को अपने नाम पर चलाएं। ठीक है, तो आगे जो शासन चलता है, जो भी चीज़ें चलती है, समुदाय चलता है, वो खलीफाओं के आधार पर चलता है। आपने पढ़ा है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वो यही है, खलीफाओं के लिए चलाया गया आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कराया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो देखिए ध्यान से। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो गया, और कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। मतलब अब हो जाती है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु। ठीक है, मृत्यु होने के बाद क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था पैगंबर की मृत्यु के बाद, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नहीं था कि भी इसको गद्दी पर बैठाया जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर भी कौन अब उत्तराधिकारी बने, कौन ना बने, तो मुसलमानों में गहरे मतभेद हो गए। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ कि खिलाफत की संस्था का एक क्या निर्माण हुआ। तो पैगंबर मोहम्मद के बाद जो संस्था बनी, जो उत्तराधिकारी बने, उस संस्था का नाम क्या कहलाया जाने लगा, खिलाफत। ठीक है, जिसके समुदाय का नेता अमीर उल मोमिनीन, पैगंबर का प्रतिनिधि मतलब खलीफा बन गया। खलीफा का मतलब होता है, खलीफा का, कि जो पैगंबर के प्रतिनिधि, पैगंबर की इच्छा से ही या पैगंबर के जो गुण, रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, तो ये उसके प्रतिनिधि बोले गए और उनको बोला गया खलीफा। अपनी लैंग्वेज में बोलते थे खलीफा। तो जैसे ही पैगंबर की मृत्यु हो जाती है, आर्ग्यूमेंट होता है कि किसको गद्दी पर बैठाया जाए, किसको ये सारी चीज़ें सौंपी जाए, प्रशासन को चलाना, इस मतलब मुसलमान इस्लाम धर्म को चलाना। तो दोनों के बीच जब आर्ग्यूमेंट होता है तो सब एक संस्था सामने निकल के आती है, वो खिलाफत, और उसके जो प्रतिनिधि या उसके जो अधिकारी होते हैं उनको खलीफा बोला गया। और सबसे पहला था अमीर उल मोमिनीन, ये याद रखना। पहले जो 4 खलीफाए थे 632 से 661 के बीच रहेंगे, 4 खलीफा इस टाइम के बीच में रहेंगे। और वे क्या करते हैं, वो पैगंबर के साथ अपना काफ़ी करीबी नज़दीकी रिश्ता दिखाते हैं कि हाँ बहुत क्लोज रहे हैं पैगंबर के, और वो उनके द्वारा चलाए गए, पैगंबर के द्वारा ही चलाए गए रूल रेगुलेशन, मार्गदर्शन, उन चीज़ों को ही स्थापित करते हैं। खिलाफत के 2 प्रमुख पर्पज थे, 2 उद्देश्य थे, मेन 2 ऑब्जेक्ट थे, जिनमें पहला था कि जो कबीले होते थे उन पर क्या करना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करके रखना, कि उनके बीच झगड़े ना हो, गृह युद्ध ना हो। और उसमें मिलकर उम्मा का गठन हुआ था। ठीक है, उम्मा ही आपको पता है, उम्मा समुदाय बनाया था पैगंबर मोहम्मद ने, उसका गठन। दूसरा, राज्यों के लिए संसाधन जुटाना। आपने उम्मा कबीलों को का गठन तो कर दिया, कोई चीज़ें तो सब चीज़ें भी इधर उधर ना जाए, सब लोग आपस में रहे, बट उन सब लोगों के लिए क्या था कि संसाधन की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चीज़ का भी हमें एडजस्टमेंट करना है। तो ये चीज़ें किसकी थी, ये चीज़ें खलीफा की या खिलाफत की संस्था द्वारा पूरी की जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि जैसे ही पैगंबर की मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है, तो कुछ कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए, इस्लाम से टूटकर अलग होने लगे और अपना एक नए संगठन बनाने लगे। उम्मा के नमूने पर स्वयं को समाज की स्थापना करने लगे कि हम नहीं मानते इनकी बात, हम अपने समुदाय का कुछ अलग से करेंगे। ठीक है, और स्वयं को ही पैगंबर मानने लगे। उनमें पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोह का दमन किया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की, अब याद रखना, अब हम प्रतिनिधि आए खलीफा का, स्टार्टिंग में तो अमर उल मोमिनीन था। ठीक है, पैगंबर का प्रतिनिधि बन गया।
उसके बाद जो स्टार्ट होता है, अगर पहला खलीफा है तो पहले खलीफा अबू बकर है, उसके बाद दूसरे खलीफा उमर है, ऐसे करते तीसरे चौथे चारों खलीफा आएंगे तो उनको सीरीज़ में नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये आता है आपका जो पहले खलीफा अबू बकर है, जो ये बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई थी कि हम नहीं मानते तुम्हारी बात, इनको कंट्रोल करने के लिए उसने विद्रोह करने के लिए बहुत सारे काम किए। तो पहला खलीफा कौन था? अबू बकर। दूसरा उमर है, उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति के रूप में प्रदान किया। उन्होंने कहा कि चलो ये नहीं मानते तो हम उम्मा की शक्ति को, इस समुदाय की शक्ति को काफ़ी बढ़ा देते हैं, जिससे इनको लगे कि हम इनके साथ ही हैं। खलीफा जानता है कि उम्मा को व्यापार और करों से, अब ये खलीफा क्या जानते थे कि जो समुदाय है, जो कबीले हैं, खाली टैक्स से और व्यापार करने से इनका पूरा नहीं पटने वाला, मतलब ये सफिशिएंट नहीं है मनी, हमें बहुत ज़्यादा अगर क्या करना है, समृद्धि करनी है, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी पानी है, तो हमें लूट करनी पड़ेगी, लूट का माल चाहिए, और उस लूट की धनराशि को गनीमा कहा गया, ठीक है। तो ये लूट की राशि कहाँ से वो मतलब चाहते थे, किसको लूटना चाहते थे? तो वो थे बाइजेंटाइन साम्राज्य और ससानी साम्राज्य, क्योंकि उस टाइम में ये दोनों ही स्टेट, दोनों ही साम्राज्य काफ़ी उन्नति पर थे, काफ़ी धनवान थे। तो इन्होंने जो इस धर्म ने, इन खलीफाओं ने इनको लूटना स्टार्ट किया और चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कौन कौन से थे वो थे आपके बाइजेंटाइन और ससानी, ठीक है। ये उस वक्त बहुत अच्छी अपनी प्रोग्रेस पे थे व्यापार में, राजनीति में। और यहाँ पे जो धर्म चल रहा था, बाइजेंटाइन साम्राज्य में ईसाई मत, ठीक है, और ससानी साम्राज्य में ईरान का एक प्राचीन था जरतुस्त धर्म, ठीक है। ये धर्म यहाँ पे चल रहे थे। तो पूछा जाए कौन सी जगह कौन सा धर्म था, तो बाइजेंटाइन में ईसाई और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरतुस्त धर्म के संरक्षण प्रदान कर रहे थे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन पर वो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, साथ में धर्म भी बता दे, इसलिए बताया कि ये तो इस्लाम था और इस्लाम इन पर अटैक कर रहे थे, इन पर अधिकार कर रहे थे, यहाँ धर्म कोई और चल रहे थे। धीरे धीरे धर्म क्या होते हैं, ये लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरी चीज़ों को मतलब क्या करते हैं, पहचानते हैं, पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है धर्म में। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर अरबों का या इस्लाम धर्म का जो इन पर अटैक हो रहा था ना, उन अटैकों की वजह से ये क्या कह रहे हैं कि जो अटैक हो रहा था ना, उसकी वजह से जो ये बाइजेंटाइन और ससानी एरिया है ना, यहाँ पे जो धर्म फैले हुए थे, जो ईसाई थे या जरतुस्त थे, इन धर्म में काफ़ी गिरावट आने लगी। उन गिरावट आने की वजह से ही ये अरब लोग उन पर काफ़ी हद तक अधिकार में सफल हुए। 3 सफल अभियान हुए थे 637 से 642 में। अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। अब ये इन पर लूट खसोट कर रहे हैं। कौन कौन से एरिया को अपने अंडर में ले लिया? सीरिया को, इराक को, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। सामरिक नीति, मतलब अब सारा शासन मदीना में बैठे बैठे हम करेंगे तुम्हारे ऊपर। सामरिक नीति, धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान दिया। ये कह रहे हैं कि अब अरबवासी इस्लाम धर्म को सफलता कैसे मिली? उनकी क्या थी, उनकी जो नीति थी, उनके जोश था, मतलब धर्म से रिलेटेड जो बातें बताते थे, और विरोधियों की जो कमजोरी उनको पता थी, ये सब रीज़न थे उनके पास जीतने के, ठीक है। तीसरे खलीफा उथमान, अब तीसरा खलीफा आ गया भाई आपका उथमान। तो याद रखना, तीसरा खलीफा उथमान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए अभियान चलाए। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से खलीफा ने मध्य एशिया तक अभियान चलाए, ठीक है। तो मध्य एशिया तक चलाने वाले अभियान वाले थे उथमान। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और ऑक्सस के बीच के विशाल क्षेत्र को नियंत्रण में ले लिया। ये इलाके आज भी मुस्लिम शासन के अंतर्गत आते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद ने तो कुछ ही एरिया, लिमिटेड एरिया में ही इस्लाम धर्म फैलाया था, पर उसकी मृत्यु के बाद तो नील नदी और ऑक्सस, जो ये पर्वत बताया गया, ऑक्सस के बीच की जो भी विशाल एरिया है, उनमें नील के और ऑक्सस के जो भी एरिया है, उन पर मुस्लिम शासन का अधिकार हो गया। वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब काफ़ी लंबा एरिया हो गया अभी, जो जीता हुआ एरिया वो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उसमें एक नया प्रशासनिक ढांचा बनाना पड़ा। भाई बहुत बड़ा एरिया होता है तो उसको सिस्टम से कैसे चला जाए, तो इन्होंने क्या शुरुआत की, सबसे पहले गवर्नर, प्रशासन को चलाने के लिए गवर्नर की स्थापना की। गवर्नर को अमीर बोला जाता था। हम जिसको गवर्नर बोलते हैं, अंग्रेजों द्वारा जो गवर्नर बोले गए, वो इस्लाम धर्म में उसको अमीर बोला गया। तो वर्ड ये नोट कर लेना। ये कबीले के मुखिया,
हम जो मुखिया बोलते हैं वे इसको अशरफ बोलते हैं। तो अशरफ किसे कहा गया? कबीले की मुखिया को कहा गया, किसी मुद्रा को कहा गया, गवर्नर को कहा गया। तो अशरफ मुखिया को बोला गया। केंद्रीय राजकोष, केंद्रीय राजकोष पैसे वगैरह के मामले को क्या बोला गया? बैत अल माल। याद रखना, माल रखा हो जिसमें, और अगर नहीं देंगे तो बैत मारेंगे, तो वो क्या था? राजकोष। अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों से, इनके अलावा धावों में मिलने वाली लूट के हिस्से से प्राप्त होता था। ये कह रहे हैं कि मुसलमान थे जो, उनको राजस्व द्वारा मतलब कहाँ से चीज़ें मिलती थी? एक तो राजस्व था ही, एक लूट का माल था, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती थी। ठीक है, उसके बाद है खलीफा के सैनिक अधिकतर जो बेदुइन थे, खाना बदोश थे। ज़्यादातर सैनिक कौन थे? क्या बोले जाते? बेदुइन, मतलब जो खाना बदोश कबीले से थे। रेगिस्तान के किनारों के सहारे बस गई। वहाँ पे रेगिस्तान था, रेगिस्तान में जो किनारे थे एरिए में, तो वहाँ पे वो बस जाते हैं और वहाँ पे शहरों का निर्माण होता है। जो शहर थे वो क्या थे? कुफा और बसरा, जो शिविरों में रहते थे, तो वहाँ अपने शिविर डाल लिए उसने। ठीक है, ताकि वे कुफा और बसरा में शिविरों में रहते थे। तो शहरों के नाम कुफा और बसरा है, और वहाँ पे शिविर बनाकर वो सैनिक रहते थे। कौन थे वे? खाना बदोश थे, जिनको बेदुइन कहा जाता था, ताकि वे अपनी प्राकृतिक आवास स्थल के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत बने रहे। मतलब उसमें वहाँ इसलिए रहते थे कि खलीफा उनको अंडर में रह सके, अपनी कमान के नीचे रख सके, इसलिए। ठीक है, और उनको महीने की आमदनी भी मिलती थी और लूट का माल भी मिलता था। जो गैर मुस्लिम लोगों के द्वारा खराज या जजिया कर अदा किया जाता था, उनकी संपत्ति और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। ये कह रहे कि कुछ गैर मुसलमान थे जो भी इनके साथ काम करते थे, रहते थे इनके साथ, जिनको ये कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वो खराज और जजिया कर दिया करते थे। तो उनको क्या होती थी कि ठीक है, आप अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग घोषित किए गए और सामुदायिक कार्यों में करने के लिए काफ़ी अधिक स्वायत्तता दी गई। ये कह रहे कि जो यहूदी वाले थे, वो यहूदी वाले तो कहीं ना कहीं अटैच थे इस्लाम से, साथ में ईसाई लोग भी थे। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ये फैसिलिटी दी गई थी कि कोई बात नहीं, आप अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये आपको पता है कि इस्लाम धर्म अपने धर्म को ही ऊपर मान रहा था, कि ज़बरदस्ती धर्म चेंज करवा रहे थे, वो सब चीज़ें थी। बट यहाँ की जो बात है वो ये है कि यहाँ ऐसा हो रहा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी आगे क्या पढ़ेंगे? जो राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य। अब ये इसमें पैराग्राफ में क्या बता रहा है, इस वाले में मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये चीज़ें हैं ना, एक मिनट, राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य, अरब कबीले। अब बहुत ज़्यादा तो एरिया फैलने लगा। ठीक है, बहुत सारे कबीले हो गए। अब ये कह रहे हैं कि कार्यों में एकीकरण करना, मतलब सब में एकता स्थापित करना बहुत आसान नहीं था। ये बहुत मुश्किल काम हो चुका था, क्योंकि झगड़े होने लगे थे आपस में, जगह जगह। तो ये क्या रीज़न था? राज्य क्षेत्र का विस्तार, संसाधनों और पदों का वितरण, मतलब संसाधन किसने बांटे जाएं, पद किस किस को दिए जाए, इन चीज़ों को लेकर उम्मा में एकता के लिए झगड़े उत्पन्न होने लगे। तो क्या किया, जो इस्लामी राज्य शासन में मक्का के कुरैश लोगों का, मतलब जो मेन बोलबाला था ना, मक्का के कुरैश लोगों का था, क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद था वो मक्का में उनका जन्म हुआ था, और वहाँ के जो कुरैश जगह थी, वहाँ पे एग्जैक्ट उसका जो वो है जन्म होता है। तो वहाँ के जो लोग थे ना, कुरैश लोग, कुरैश मतलब जगह का नाम बोला गया, कुरैश लोग थे ना जो, वो क्या कर रहे थे, वो काफ़ी इश्यू क्रिएट कर रहे थे अपनी, भाई हमें पद मिलने चाहिए, हमें संसाधन मिलने चाहिए, उन चीज़ों को लेके। जो तीसरा खलीफा था ना, उथमान, वो भी एक कुरैश ही था, मतलब कुरैश से ही था। तो क्या किया, वो अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, प्रशासन में अपने ही कुरैश के आदमियों को भर दिया, जिससे क्या हुआ, काफ़ी इशू क्रिएट होने लगा। और कहाँ इराक और मिस्र के साथ साथ जो विरोध है वो मदीना में भी हुआ। ठीक है, क्या किया गया, उथमान की हत्या कर दी गई, और उथमान की मृत्यु के बाद अली चौथा खलीफा नियुक्त हो गया। 4 खलीफा थे ना, अबू बकर, उमर, उथमान, और ये चौथा है आपका अली। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे हम पढ़ते हैं। उथमान की मृत्यु के बाद जो अगला खलीफा बनता है वो कौन था? अली। अली के द्वारा 656 से 61 के लोगों में के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र और प्रतिनिधि करते थे, मतलब ये क्या कह रहा है कि अब अली बैठ गया। अली बैठने के बाद क्या हुआ, युद्ध होने स्टार्ट हुए। अली को थोड़ी ना वो शांत बैठने देते, युद्ध स्टार्ट हो गए, और मुसलमानों के बीच क्या दरारें आने लगी। अली ने अपने आप को कुफा में स्थापित कर लिया। मैंने बताया था ना, शहर बन गए थे बसरा और कुफा, जहाँ वो अपना शिविर डालते थे सेना। तो ये कुफा में अपने आप को किसने स्थापित कर लिया? अली ने कर लिया। ठीक है,
और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना, मतलब इसके झगड़ा हुआ किसके साथ, पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा का जो नेतृत्व करने वाली सेना थी उसके साथ युद्ध हुआ। और युद्ध में ऊंट की लड़ाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ऊंट की लड़ाई किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपसे पूछे ईसाइयों से, मुसलमानों से, या फिर मतलब पैगंबर मोहम्मद से, या मोहम्मद अली, कुछ भी पूछा जाए तो आपको पता है कि लड़ाई किस किस से होती है, मोहम्मद की पत्नी आयशा और अली के बीच होती है। लड़ाई का नाम है ऊंट की लड़ाई और 657 में पराजित होती है। लेकिन वह उस्मान के, मतलब इसको तो पराजित कर दिया, आयशा को तो उसने पराजित कर दिया, बट उस्मान का एक नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के नेतृत्व वाले गुट का दमन नहीं कर पाया। मतलब एक रिश्तेदार था भाई उस्मान का और सीरिया का गवर्नर था, तो वो उनका जो नेतृत्व कर रहे थे उनको वो हरा नहीं पाया और एक संधि के कारण जैसे तैसे युद्ध को समाप्त किया। संधि कौन सी थी, जो सिफिन में हुई थी। मतलब सिफिन क्या है, उत्तरी मेसोपोटामिया की जगह है सिफिन, और संधि का नाम भी सिफिन संधि ही बोला गया। तो वहाँ पे संधि होती है और जैसे तैसे करके युद्ध को शांत किया अली ने, ठीक है। उस टाइम अली के जो अनुयायी थे वो दो पार्टों में डिवाइड हो गए, एक उसके लिए वफादार थे और एक उसके लिए छोड़ के चले गए। जो उसको छोड़ के चले गए उनको खरजी कहलाया गया, ठीक है। एक खरजी द्वारा ही कुफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। मतलब अब जो उसके खिलाफ थे वो खरजी थे, तो एक दिन क्या एक खरजी ने क्या किया, उसके खिलाफ क्या किया, मतलब मस्जिद में उसके खिलाफ मतलब कुछ प्लानिंग की और उसकी हत्या कर दी। उसकी मृत्यु के बाद अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन और उसके वंशज थे जो भी आने वाले, उनके प्रति अपनी निष्ठा दिखाई, उन्हीं को अपना खलीफा घोषित किया। मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उम्मद वंश की स्थापना की जो 750 तक चलता रहा। अब ये मुआविया क्या थे भाई, ये मुआविया सीरिया, मैंने अभी बताया ना, एक तरह से ये इस्लाम को ही का ही एक पार्ट माना जाता मुआविया, और सीरिया के थे, ठीक है। अलग से अब अलग अलग वंश बनने लगे। अब कुछ पैगंबर के वंश चल रहे हैं, कुछ हैं मुसलमान पर दूसरे वंश के यहाँ कह रहे हैं हम बनेंगे, हमारा भी कुछ हक होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें हैं। तो जो मुआविया है वो 661 में अपने आप को अगला खलीफा खुद ही घोषित कर देता है और नया वंश बन जाता है उम्मद वंश, ठीक है। तो नया वंश कौन सा रहेगा, उम्मद वंश, जो कब तक चलेगा, 750 तक चलता है। तो ये चीज़ें याद रखना। अभी हम आगे चलते हैं। गृह युद्धों के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अरबों का आधिपत्य विखंडित हो जाएगा। मतलब ऐसा लगने लगा था जब ये युद्ध होने लगे थे आपस में, झगड़े कहते हैं घर में जब कलह होने लगा तो नाश की तरफ जाने लगता है, ऐसा लगता है ना। तो लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अब ये अरबों का आधिपत्य विखंडित हो जाएगा और कबायली विजेता अपने अधीनस्थ लोगों की परिष्कृत संस्कृति को अपना रहे हैं। कुरैश कबीले के एक समृद्ध वंश उम्मद के अधीन सुदृढ़ीकरण का दूसरा दौर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उम्मद या राजतंत्र का केंद्रीयकरण। उम्मद और राजतंत्र का केंद्रीयकरण क्या मतलब इसका, कि ये बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित खिलाफत नष्ट हो गई और उसका स्थान बढ़ते विस्तारवादी राजतंत्र ने ले लिया। कह रहे कि जो बहुत बड़े बड़े एरिया पर अब इनका अधिकार होने लगा, एक तरह से खिलाफत तो नष्ट होगी बट उसका जो स्थान था ना वो क्या राजतंत्र ने ले लिया, क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद के कुछ लिमिटेड रूल रेगुलेशन थे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चली, खिलाफत तो नष्ट होने लगी पर क्या राजतंत्र स्टार्ट होने लगा, ठीक है। और राजनीतिक उपाय किए जाने लगे उम्मदों द्वारा। उन्होंने कोशिश की कि उम्मा के भीतर नेतृत्व सुदृढ़ किया जाए। उम्मा वही जगह है जो वही समुदाय जहाँ पैगंबर मोहम्मद का रोल था, ठीक है, वो चीज़ें। पहले उम्मद खलीफा मुआविया ने दमिश्क में अपनी राजधानी बना। अब उम्मद वंश आ चुका है, अली की हत्या करके नया वंश बना है उम्मद वंश, ठीक है। तो चौथा खलीफा कौन था, अली था, उसकी हत्या कर दी और नया वंश आया उम्मद वंश। तो ये कह रहे कि जो उम्मद वंश वालों ने ना पहले दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, फिर बाइजेंटाइन को, ये जो जगह है ये बगदाद में पड़ती थी, ठीक है, फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य पर इसको राजधानी बना के, तो याद रखना अगर पूछिए उम्मद वंश वालों ने किसको अपनी राजधानी बनाया, दमिश्क को, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कौन से कहाँ के रीति रिवाजों को, कहाँ की रस्मों को उसने फॉलो किया, तो वे जो रस्मी रिवाज थे वो बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजदरबारी रस्में और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया, ठीक है। और सेकंड बात, उम्मद वंश वालों ने उत्तराधिकारी वंश अनुगत कर दिया कि मेरे बाद मेरा बेटा ही बैठेगा, पहले ऐसा कुछ नहीं था। प्रमुख, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो प्रारंभ में प्रमुख मुसलमानों को मना लिया कि वे पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करे, कि पुत्र को किसका वारिस स्वीकार करे, कि जो भी जिसका पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठ
तो क्या होता है, अब उसके बाद उसी का वारिसी बनता है, उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी ये नवीन परिवर्तन अपना लिए। ठीक है, आगे जो भी खलीफा आ रहे हैं उन्होंने भी ये परिवर्तन, खिलाफत नष्ट हुई, खलीफा नष्ट हुई। खिलाफत का मतलब है जो रूल रेगुलेशन बने थे। ठीक है, बट आगे खलीफा जो थे वो भी यही बातें मान गए थे, भी ठीक है वंशानुगत बना देते हैं हम इसको अब। ठीक है, उसके बाद है उम्मद 90 वर्ष चलता है, ये वाला जो वंश था ये 90 वर्ष चलता है। ठीक है, बट आगे जो अब्बासी आएगा ना वो 2 शताब्दियों तक चलता है। तो ये चीज़ें हैं। उम्मद राज्य अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। वह सिर्फ इस्लाम पर ही आधारित नहीं था, सिर्फ धर्म पर ही आधारित नहीं था, वह शासन कला, सैनिक, सीरियाई सैनिक और बहुत सारी चीज़ों पर आधारित होने लगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हम प्रशासन में ईसाई सलाहकार के अलावा जरतुस लिपि और अधिकारी भी शामिल थे। ये कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म में ईसाई सलाहकार भी थे। ठीक है, जरतुस लिपि मतलब जो लिपि लिखने वाले ईसाई लोग भी थे, लेकिन इस्लाम उम्मत शासन को वैधता प्रदान करता रहा। जो वैधता प्रदान करता रहा वो इस्लाम उम्मत शासन को वैधता प्रदान करता। उम्मत हमेशा, एक मिनट रुकिए, उम्मत थे ना जो, वो हमेशा एकता के लिए, उम्मत हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते रहते थे, भी एकता बनाए रखो, और विद्रोह को इस्लाम के नाम पर दबाते रहते थे। जब भी कोई विद्रोह होता था इस्लाम के नाम पर उसको दबा देते थे। ठीक है, उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी। कौन सी सामाजिक पहचान, समाज में कौन सी पहचान, अरबी। ठीक है, उसके बाद एक उम्मत शासक था, एक उम्मत खलीफा था जिसका नाम था अब्द उल मलिक, उम्मद वंश से था। उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया गया। मतलब ये क्या है कि दोनों की, इस्लाम की और अरब, मतलब अरब वासी भी हैं हम और इस्लाम भी है, दोनों ने दोनों की पहचान बना दी। अब्द अल मलिक ने जो नीतियाँ अपनाई उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। इसने जब प्रशासन स्टार्ट किया, इसने जो नीति बनाई वो अरबी को प्रशासन की भाषा, जो लैंग्वेज बनाई वो कौन सी थी, अरबी। तो पूछे अरबी भाषा प्रशासन की भाषा या राजकाज की भाषा किसने बनाई, अब्द उल मलिक ने। उसके बाद उसने इस्लामी सिक्के भी जारी किए। ठीक है, खिलाफत में जो सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे वे रोमन और ईरानी सिक्कों दिनारियस और द्राखमा के चिन्ह से, मतलब क्या कह रहा है कि जो सिक्के चलाए ना, किसने, अल मलिक ने, जो सिक्के चलाए ना सोने की दिनार और चांदी के दिरहम थे। तो सोने की दिनार थी ना जो, वो रोमन ईरानी के दिनारिस, जैसे ये तो दिनार बोल रहे हैं इस्लाम, और रोमन वाले उसको दिनारियस बोलते थे। ये चांदी के सिक्के को दिरहम बोल रहे हैं और वो लोग उसको द्राखमा बोलते थे। तो इनका कंपैरिजन आपको दिखाया जाए तो याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इन पर क्या बनी हुई थी, अब इसने जो सिक्के चलाए हैं जिन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने हुए थे, और यूनानी और पहलवी ईरानी भाषा, पहलवी है ईरानी भाषा। ठीक है, भाषा में लेख अंकित थे। इन चिन्हों को हटा दिया गया और सिक्कों पर अरबी भाषा में लिखा गया। अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक बनवाया। ठीक है, डोम ऑफ रॉक किसने बनवाया, अब्दुल मलिक ने या अब्द अल मलिक ने, और इस्लाम की पहचान हो जाती है। ठीक है, तो अरब इस्लामी पहचान के लिए डोम ऑफ रॉक किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, अब्द अल मलिक के द्वारा। अब्द अल मलिक किससे, कौन से वंश से था, ये वंश से था आपके उम्मद वंश से, उम्मद वंश से था। और उम्मद वंश के बाद इसने क्या क्या काम किए, सिक्के चलाए, सिक्कों के बाद उसने लेख लिखवाए, और लेख कौन सी भाषा में थे वो बताना है। डोम ऑफ रॉक किसने बनवाया, और ये किसकी पहचान है, अरबी, मतलब अरब में रहने वाले इस्लाम, अरब को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, इस्लाम धर्म को, तो अरबी इस्लाम इनको बोला गया। ठीक है, अब सिक्कों में अब्द अल मलिक द्वारा सुधार किए गए। देखिए ये सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, जो ईरान और रोमन वाले सिक्के थे ना, जो ईरान और रोमन वाले सिक्के, उनमें सुधार किसने किया, सुधार किया आपके अब्द अल मलिक ने, जिसके बारे में भी पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें क्या है, इन सिक्कों से हमें पता चलता है कि बाइजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरबी इस्लामी प्रणाली में कैसे परिवर्तन आया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि पहले सिक्के कैसे दिखते थे और बाद में कैसे दिखने लगे, वो चीज़ देखिए। सबसे पहले क्या है कि आप दूसरे सिक्के में देखिए,
इसमें लंबे बालों व दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहना हुआ है। ये कौन था जिसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लंबी सी दाढ़ी है, लंबे लंबे इसके बाल है, तो वो सारी चीज़ें किसकी है, अब्द अल मलिक द्वारा ये चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। इसने क्या चेंज किया, ये चेंज इसमें दिखाया गया। जो पहले वाला सिक्का है, ये जो सिक्का है ये रोमन वालों का है, ठीक है, ईरानी रोमन वालों का है, बट इसने चेंज करके उसको ऐसा बनवा दिया, सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, इस पर अपनी पिक्चर्स बनवा दी। उसके बाद नेक्स्ट है, उसने हाथ में तलवार है और उस समय मुसलमानों की जो तस्वीरें हमें मिली है वो पहली तस्वीर ये इसी की है, ठीक है। अपने में यह खास भी है क्योंकि बाद में कला व शिल्प में प्रणाली में प्रतिरूप विरोध होने लगा था। बाद में इनके काल में ये पिक्चर्स वगैरह नहीं लगाते थे, इसमें विरोध होने लगा था, इसलिए पहली पिक्चर इसी की मिली थी, अब्द अल मलिक की, ठीक है। उसके बाद अब्द अल मलिक के मौद्रिक सुधार उसके राज्य वित्त के पुनर्गठन से जुड़े होते। अब्द अल मलिक की सिक्के ढालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे दिखाए गए तीसरे सिक्के के रूप और वजन के अनुसार कई शताब्दी, मतलब इतना सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने सिक्कों को बनाया, जो तीसरा सिक्का है ये कई लंबी शताब्दियों तक चला, ठीक है। इस पर कुछ लेख लिखे हुए सिंपल है, तो यही चीज़ें दिखाया गया है। ये सोने का सिक्का जो पहले चलाया गया, जब हम रोम साम्राज्य पढ़ते हैं ना तो उसमें हमने पढ़ा था सोलिडस सिक्का चलाया गया था, ठीक है। ये सिक्का फिर अब्द अल मलिक ने चलाया, फिर बाद में ये सिक्का क्या है, इसमें सिर्फ लिखावट है, कलीमा है, अल्लाह के सिवा कोई अन्य खुदा नहीं और अल्लाह का कोई शरीक नहीं, ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कलीमा, कुछ लिखा होता है अल्लाह के बारे में, उसको कलीमा बोलते हैं, तो वो चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आता है अब्बासी क्रांति। अब्बासी क्रांति मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता में उम्मद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्या कह रहा है कि जो राजनीतिक व्यवस्था बनाई थी ना उम्मद वालों ने, जब हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या काम वो कर रहे हैं, कह रहे कि उन्होंने भारी कीमत चुकानी पड़ी इसकी। क्या, एक तो क्या, दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन चला। क्वेश्चन फर्स्ट इम्पोर्टेंट, दवा नामक एक आंदोलन किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो इस्लाम धर्म से। इस आंदोलन ने क्या किया, उम्मद वंश को उखाड़ फेंका, ठीक है। दवा नामक आंदोलन, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, ऊँट की लड़ाई है, दवा नामक आंदोलन है, बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं ना। तो इसने क्या किया कि 750 में इस वंश की जगह अब्बासी ने ले ली। अब उम्मद की जगह कौन आते हैं, अब्बासी आते हैं, जो मक्का के ही रहने वाले थे, ठीक है। अब्बासी ने उम्मद शासन को दुष्ट बताया, अच्छा नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम जो हैं, हम पैगंबर के इस्लाम के मूल की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही प्रेरित, मतलब ये कह रहे हैं कि जो ये आया है ना, ये वंश आया, इससे किसी वंश ही डिफरेंट नहीं था, इसके राजनीतिक ढांचे, संस्कृति सब अलग थी इसकी उम्मद वंश से, ठीक है। अब्बासी का विद्रोह, मतलब जो ये स्टार्ट हुआ था ना विद्रोह, वो खुरासन से बहुत दूर क्षेत्र प्रारंभ, मतलब खुरासन पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। अभी तो मक्का है, मदीना है, यहाँ पे एरिया में रह रहे हैं, पर जो अब्बासी है, जो विद्रोह शुरू हुआ था उनका खुरासन से स्टार्ट होता, जहाँ पर दमिश्क से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े 20 दिन में पहुँच सकते हैं। जो इनकी राजधानी थी ना पहले लोगों की, दमिश्क थी, ठीक है, दमिश्क राजधानी थी इनकी, और दमिश्क राजधानी से जहाँ इन्होंने आंदोलन किया वहाँ से हम 20 दिन में जा सकते हैं अगर कोई बहुत तेज चलने वाले घोड़े हैं। वहाँ जाकर इन्होंने विद्रोह किया था अब्बासियों ने, ठीक है। तो खुरासन में क्या है, अरब ईरानी की मिलीजुली आबादी थी। ये अरब इस्लाम की बात कर रहे हैं, बट वहाँ पे ईरानियों की भी आबादी थी, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ें क्या है कि विभिन्न कारणों से ये अरब और ईरानी एकजुट हो गए थे। रीज़न क्या था कि यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे, जो सीरियाई लोगों से नाराज़ थे। जहाँ पे वो लोग थे ना इराक में, सीरियाई लोग थे, तो उनसे ये लोग नाराज़ थे, वहाँ से नाराज़ होकर ये यहाँ पर आए हुए थे खुरासन में, और जो अरबी मुसलमानों के साथ मिल गए थे, ठीक है। तो वो चीज़ें थी। उसके बाद खुरासन में अब नागरिक उम्मद शासन को नापसंद करते थे। उन्होंने रीज़न क्या था नापसंद करने का, उनका रीज़न ये था नापसंद करने का, क्योंकि उन्होंने जो उनको बोला था ना कि टैक्स, हम तुम्हें टैक्स देंगे, में रियायत देंगे और तुम्हारे लिए सारे संसाधन अवेलेबल कराएंगे, तो वो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाए थे। इसलिए जो खुरासन के लोग थे इनसे नाराज़ थे, इसलिए अब्बासियों ने इसका फ़ायदा उठाकर खुरासन में विद्रोह कर दिया था अब्बासियों, उसके उम्मत के खिलाफ। ये चीज़ें इसके बाद उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब्बासियों ने जो पैगंबर के चाचा अब्बस के वंश थे, जो ये अब्बासी आए हैं, भाई ये कौन थे, ये पैगंबर के चाचा अब्बस के वंश वाले थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। विभिन्न असहमत समूह के समर्थक प्राप्त कर लिया और यह वचन देकर कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा उन्हें उम्मत की दमन, मतलब जब ये विद्रोह हो रहा था ना खुरासन में,
तो इन्होंने क्या किया, उस विद्रोह में सहानुभूति दिखाई कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अब्बासियों ने उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा वंशज लाएंगे जो पैगंबर के वंश का होगा, ठीक है। उसको मसीहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? मसीहा या मेहदी बोला गया, ठीक है। उसके परिवार को बोलते हैं, पैगंबर के परिवार को बोला जाता है अहल अल बैत, ठीक है। और मसीहा को बोलते हैं मेहदी, कि हम कोई मसीहा लाएंगे जो आपके साथ ही उम्मत वंश वाले कर रहे हैं ना, उनसे आपकी मुक्ति दिलाएगा, ठीक है। तो वो जो लेके आए हैं, वो कौन लेके आए हैं? उसके चाचा के वंशज थे, ठीक है। जिसका अंतिम उम्मद खलीफा मारवान को जब नदी में हुई लड़ाई में हराया गया, तो अंतिम जो खलीफा रहा है ना इसका उम्मद का, वो था मारवान। मारवान को हराकर उसके बाद ये अब्बासी आए थे। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अरबों के प्रभाव में, क्योंकि ये लोग ईरानियों के साथ मिल गए थे, तो अरब के जो प्रभाव थे कहीं ना कहीं उसमें कमी आने लगी, और ये ईरानियों को सपोर्ट करते, तो ईरानियों की संस्कृति में महत्व बढ़ गया। अब्बासी ने अपना राजनीतिक प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडरों के निकट बगदाद में स्थापित किया। ये क्या कह रहा है भाई? इन्होंने इस्लाम संस्कृति को काफ़ी मजबूत बनाया, इस्लाम संस्थाओं विद्वानों को संरक्षण दिया, ठीक है। अपने जो शाही वास्तुकला राज दरबार में जो समारोह थे वही एज इट इज़ रखे जो उम्मद वंश वालों ने रखे थे। पहले इन्होंने शासन स्थापित किया था कि हम राजतंत्र नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे फिर से राजतंत्र स्थापित हो जाता है। ये वाली चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। तो उसके बाद है आपका खिलाफत का विघटन और सुल्तानों का उदय, ठीक है। अब हम खिलाफत बिल्कुल समाप्त होने वाली है। जो अभी तो जो खिलाफत है वो क्या होने वाली थी, नष्ट हो गई थी, थोड़े थोड़ा उसका एंडिंग हो चुका था, पर अभी रीज़न बता रहा कि पूरी खिलाफत कैसे ख़त्म होती है। अब सल्तनत, जो हम मिडिवल में पढ़ते ना, सल्तनत काल, अभी कह रहे हैं कि खिलाफत समाप्त हो गई है और सल्तनत काल का उदय होने लगा है। तो वो चीज़ें पढ़ते हैं हम। क्या रहते हैं आपके? अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी में कमज़ोर होने लगा। 9वीं शताब्दी में कमज़ोर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो उनका नियंत्रण कंट्रोल नहीं रहा, किस पर? बगदाद पर उनका कंट्रोल नहीं रहा। कंट्रोल ना होने की वजह से क्या रीज़न था कि जो अरब थे ना, मैंने आपको बताया था कि ये पैदा ही कैसे हुए थे, अब्बासी क्रांति ही कैसे आई थी, अरब और इराक दोनों के बीच गुट बन गया था। बट यहाँ क्या होता है, अरब और ईरान आपस में लड़ने लगते हैं, अरब समर्थक और ईरानी समर्थक गुटों में झगड़ा होने लगा। और 810 में खलीफा हारून उल असीद के पुत्र आमर और मामून के समर्थकों के बीच क्या हो गया? झगड़ा हो गया, मतलब आपस में ही गुटबंदी होने लगी। और एक तीसरा गुट, एक दूसरा समुदाय बना तुर्की गुलाम अधिकारी, जिसको मामलुक बोला गया। तुर्की अधिकारी थे, मतलब तुर्की गुलाम थे जो अधिकारी पद पर थे, उनको मामलुक बोला गया। एक नई शक्ति के रूप में सामने आया। अभी तो हम अरब समर्थक पढ़ रहे हैं, ईरान समर्थक पढ़ रहे हैं। तीसरा आया तुर्की गुलाम अधिकारी, जिनको बोला गया मामलुक, ठीक है। तो वर्ड याद रखना, मामलुक। और अब शिया और सुन्नी के बीच फिर से झगड़ा होने लगा और बहुत से छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न होने लगे। अब खुरासन और ट्रांसोक्शियाना यानी तुरान और ओक्सस को पार करने वाले इलाके में ताहिरी और समानी वंश, और मिस्र तथा सीरिया में तुलवी वंश। ये क्या कह रहा है कि ताहिरी और समानी में तो वंश बन गया, वो अलग से बना, मिस्र तथा सीरिया में तुलनी वंश बन गया। तो अलग अलग वंश बनने स्टार्ट हो गए, मतलब छोटे छोटे वंश अलग अलग अपने अपने अलग एरिया में रहने लगे। पहला वंश था खुरासन और टोक्शियाना, यानी तुरान तथा ओक्सस को पार करने वाले इलाके में ताहिरी और समानी वंश। दो वंश है ताहिरी और समानी वंश, वे कहाँ थे? खुरासन और टोक्शियाना। उसके बाद एक वंश था तुलूनी वंश, वो कहाँ था? मिस्र और सीरिया में। ये चीज़ें। अब्बासी की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक तक ही सीमित रह गई और 945 तक ये कम्प्लीटली छीन जाती है, जब ईरान के कैस्पियन अक्षेत्र को बोलते हैं डैलाम के बुहाई नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। बुहाई ये वो वाले आदिवासी ये थे, मतलब एक तरह से खाना बदोश बुहाई, जो जंगलों में घूमते रहते थे। तो ये वंश था ना जो, इसने ये बाद में फिर एक कबीला बन के और इस्लाम धर्म ले लिया था इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया था? बगदाद पर कब्जा कर लिया था और बुहाई शासकों ने अपनी उपाधियां धारण की थी, और इनकी जो पहली उपाधि थी वो थी शहंशाह। तो याद रखना, सबसे पहले शहंशाह, राजाओं के राजा। ये उपाधि किसने ली है? ये बुहावी नामक शिया वंश वालों ने ली थी, ठीक है। लेकिन खलीफा की पत्ती नहीं ली थी, क्योंकि अब वो खलीफा को नहीं चाहते थे कि हम खलीफा पद पर रहें। और अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजन, मतलब ये कहते हैं कि बस फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहे हैं भी हम खलीफा का आदर करते हैं, बट हमने तो अपनी उपाधि ले ली है शहंशाह वाली।
तो इन्होंने खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराई से किया, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातिमा की महत्वाकांक्षा थी। अब ये क्या चाहते थे कि ये दिखाना चाहते थे कि हम खिलाफत को भी बनाए रखेंगे, ठीक है। और क्योंकि एक शिया राजवंश की फातिमा की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। फातिमा का संबंध शिया संप्रदाय से था। किससे था? शिया संप्रदाय। ये कौन थे फातिमा वाले? ये जो फातिमा के संबंध में शिया संप्रदाय के मतलब एक शिया संप्रदाय है और उसका भी एक पार्ट है इस्माइली, ठीक है। उसमें कह रहे कि हम उसके हैं, उसके वंशज हैं, पैगंबर की बेटी की फातिमा के वंशज हैं, इसलिए हमें न्याय संगतली ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम इस पर अधिकार करें, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे उन्होंने 959 में मिस्र को जीता और फातिमा खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की पुरानी राजधानी, ठीक है, मिस्र की जो पुरानी राजधानी है उसमें फुस्तात की बजाय नए शहर काहिरा को राजधानी बनाया। इन्होंने क्या किया? अब ये जो रोल दिखा रहे हैं किसका? फातिमा के वंशज का दिखा रहे हैं कि फातिमा के वंशज वाले कह रहे हैं कि हम गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है, हम ही शासन करेंगे। उन्होंने क्या किया? फातिमा खिलाफत की स्थापना कर ली और राजधानी मिस्र से की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय काहिरा को राजधानी बनाया। किसने? फातिमा वंशज वालों ने, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह बोला गया, मिरीख या अल काहिर भी कहा जाता है, उसके उदय होने पर इसने उसकी स्थापना की। दोनों प्रतिस्पर्धी राजवंशों ने शिया प्रशासकों, कवियों, विद्वानों को आश्रय दिया। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि जो 950 से 1200 के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था अथवा किसी राजनीतिक की एकल भाषा से नहीं बल्कि सामान्यतः आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना रहा। मतलब ये कह रहा है कि अब किसी पर्टिकुलरी लैंग्वेज से नहीं, किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं, अब वो अपनी राजनीतिक से और संस्कृति से एकजुट होने लगा कि हमारी राजनीति, हमारी संस्कृति एक जैसी है, हमारी राजनीति कैसी है, ठीक है। धीरे धीरे जो है फारसी भाषा का काफ़ी हद तक विकास हुआ और बौद्धिक परंपराओं के बीच संवाद, मतलब अब जो भी विद्वान कलाकार थे वे मुक्त रूप से चीज़ें लिख सकते थे, बाहर भीतर घूम सकते थे, वो चीज़ें थी। और जो मुसलमान अब्बासी टाइम में 10% से कम थे, धीरे धीरे उनकी मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और इस्लाम धर्म का काफ़ी अधिकतर प्रचार प्रसार होने लगता है। ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अभी क्या कह रहा है? अभी कह रहे हैं कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सुल्तान के उदय, अरबों और ईरानियों के साथ साथ एक और समूह आ गया। वो एक और समूह क्या था? कौन सा था? कि वो एशियाई घास के मैदान, अरल सागर के उत्तर पश्चिमी चीन की सीमाओं तक खानाबदोश कबीलाई थे, ठीक है। मतलब भाई काफ़ी शोर आ रहा है बाहर से, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप उन चीज़ों पे ध्यान मत देना, सिर्फ आप टॉपिक पे ध्यान देना। मेन चीज़ इसमें क्या कह रहे हैं कि 2 समुदाय तो थे ऑलरेडी, अब एक तीसरा समुदाय और सामने आया जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम धर्म में शामिल होना शुरू कर दिया, मतलब इस्लाम धर्म को अपना लिया। वो कुशल योद्धा थे, वैसे भी कबीले थे, बट वे कबीले होने के साथ साथ कुशल योद्धा और कुशल सवार भी थे, घुड़सवार, मतलब वो काफ़ी सैनिक पद पर रहे हैं। धीरे धीरे वो अब्बासी, समानी, बुहावी, मतलब ये क्या थे? इस्लाम धर्म की जाति में अब्बासी आपने पढ़ा है, समानी पढ़ा है, बुहावी वही एक सामुदायिक तरह थे जो बाद में मतलब कबीला था, बाद में मुसलमान बन जाते हैं। तो इनकी तरह ये भी उसमें शामिल होने लगे, एक तरह से ये भी सैनिक थे। तो वफादारी, सैनिक और योग्यताओं की तरक्की से ऊंचे पद पर चले गए। इनमें कौन किसकी बात कर रहे हैं भाई? गजनी सल्तनत। जो गजनी सल्तनत है इसकी स्थापना अल्तगीन 961 द्वारा की गई। हम गजनी महमूद गजनबी पढ़ते हैं ना, तो महमूद गजनबी की ही बात कर रहे हैं कि ये भी एक कबीले थे और जो एक कुशल सवार और योद्धा थे। धीरे धीरे ये उच्च पदों पर चले जाते हैं और जिसकी स्थापना करता है गजनी सल्तनत की स्थापना करता है अल्तगीन 961 ईस्वी में। बाद में जो उसको वास्तविक रूप मजबूत बनाता है वो महमूद गजनबी बनाता है, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं। जो गजनी था ये भी एक सैनिक वंश से था और उसके पास तुर्कों और भारतीयों जैसी पेशेवर सेना थी और मासूद का एक सेनापति भारतीय था जिसका नाम तिलक था। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन उसकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासन और अफगानिस्तान में था। ये कह रहे जो महमूद गजनबी था उसके जो शक्ति के केंद्र वो खुरासन और अफगानिस्तान में पाए गए हैं, ठीक है।
अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे बल्कि उनकी वैधता के स्रोत थे। ये कह रहे हैं कि जो अब्बासी थे वो उनके प्रतिद्वंदी नहीं थे, उनको वैधता देते थे, वैल्यू देते थे। महमूद इस बारे में सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए काफ़ी व्याकुल, काफ़ी इच्छुक रहता था कि मुझे कब एक सुल्तान की उपाधि मिलेगी। मैं गुलाम का बेटा हूँ तो मुझे शायद ही ना मिले, बट मैं कुछ ऐसा करूँ कि मुझे सुल्तान की उपाधि मिले। खलीफा शिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी घड़े के रूप में गजनवी को, जो एक सुन्नी था, समर्थन देने के लिए राजी था। मतलब जी सुन्नी था ना, वो क्या था, वो सुन्नी कौन था, दो तरह के मुसलमान इस्लाम माने गए ना, जो दो पार्टों में डिवाइड हो गए थे। कौन कौन से, शिया और सुन्नी। तो ये सुन्नी से रिलेटेड था। कौन था सुन्नी से रिलेटेड, ये था आपका महमूद गजनवी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सल्जुक। एक मिनट, धीरे धीरे क्या होता है, ये धीरे धीरे प्रशासन फैलने लगता है और बाद में क्या होता है, ये जो मृत्यु हो जाती है गजनवी, महमूद गजनवी की, और व्यवस्था जो वहाँ की जो डिसिप्लिनिंग है वो चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रहती। और 1037 में खुरासन को जीत लिया जाता है सल्जुकों द्वारा। सल्जुक अलग से थे, उनके द्वारा जीत लिया जाता है और निसापुर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन हो जाता है और खलीफा अल-कायम तुगरिल बेग के द्वारा सुल्तान की उपाधि दी जाती है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, तो एक तरह से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं मुस्लिम जगत में। अपने आप को क्या होता है, एक मिनट भाई, ओके क्या हो गया।